Hello friends, welcome to my study time. In today's video, we are going to discuss a poem written by William Wordsworth. Name of the poem is Tinton Abbey. The poem has a subtitle called Lines Composed a Few Miles Above Tinton Abbey on Revisiting the Bank of the River Wye during a tour July 13, 1798. आज के इस वीडियो में हम एक पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम का नेम है टिंटन एबी। इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। पोएम को डिस्कस करने से पहले इस पोएम के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये जो पोएम है टिंटन एबी, इस पोएम को द लिरिकल बैलाड पोएम कलेक्शन से लिया गया है और द लिरिकल बैलाड ये जो पोएम कलेक्शन है इसे 1798 में पब्लिश किया गया था। तो इस पोएम का जो लिखने के पीछे क्या बैकग्राउंड है मैं आपको बता देता हूँ। टिंटन एबी क्या है? एक मोनेस्ट्री है जो कि वय रिवर के करीब अवस्थित है। वह एक पवित्र रिवर माना जाता है जो कि मनमथशायर में है। ठीक है, तो 1793 में विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी विजिट किया था। ठीक है, क्यों विजिट किया था? क्योंकि 1793 में इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच बहुत सारे युद्ध हुआ करता था और युद्ध के कारण विलियम वर्ड्सवर्थ का जो मेंटल स्टेट था वो बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था। तो वो शांति ढूंढ रहे थे, वो पीस ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने इस वजह से टिंटन एबी विजिट किया था। नेचर इज ए टीचर, यही मेन थीम है इस पोएम का। तो चलिए लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। टिंटन एबी ये जो पोएम है ये एक लंबी पोएम है। यहाँ पर लगभग 163 लाइन्स हैं, लेकिन हम कवर कर रहे हैं BG 106। तो BG 106 के अंदर ओनली 35 to 36 लाइन दिया गया है। तो हम इस 35 to 36 लाइन जो दिया गया है इसे सिर्फ कवर करेंगे। तो चलिए आज का ये पोएम शुरू करते हैं। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain springs with a soft inland murmur। तो पोएट जब टिंटन एबी को फर्स्ट विजिट किया था वो था 1793। जब पोएम पब्लिश हुआ वो था 1798। तो पोएट ने 5 साल पहले ही टिंटन एबी को देख लिया था। ठीक है, तो इसीलिए पोएट बता रहे हैं 5 years have passed, 5 साल बीत चुका है। 5 summers, 5 गर्मी की मौसम, with the length of 5 long winters, 5 समर मौसम के साथ साथ 5 लॉन्ग विंटर बीत चुका है, यानी 5 साल बीत चुका है। एंड अगेन आई हियर, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ सुन सकता हूँ। एंड आई हियर, मैं सुन सकता हूँ। क्या सुन सकता हूँ? दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, ये जो बहती हुई नदी है इसके आवाज़ को सुन सकता हूँ जो कि माउंटेन स्प्रिंग से आ रहा है, हाई माउंटेन क्लिफ से आ रहा है। विथ ए सॉफ्ट इनलैंड मर्मर, सॉफ्ट इनलैंड मर्मर का मतलब है जो नदी का जो साउंड है, जो हाई माउंटेन क्लिफ से बहकर आ रहा है उसका जो साउंड है उसे सॉफ्ट इनलैंड मर्मर कहा गया है। तो मैं इस जगह पे फिर से सुन सकता हूँ उस हाई माउंटेन क्लिफ से जो नदियाँ बह रही है उसका जो सॉफ्ट इनलैंड मर्मर है उसे मैं फिर सुन सकता हूँ। वंस अगेन डू आई बिहोल्ड द स्टीफ एंड लॉफ्टी क्लिफ्स दैट ऑन ए वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन and connect the landscape with the quiet of the sky। पोएट यहाँ पर कह रहे हैं once again do I behold these steep and lofty cliffs। steep and lofty cliffs का मतलब जो हाई माउंटेन्स होते हैं उसे steep, जिसके शिखर बहुत, जिसके चोटी बहुत हाई होते हैं उसे steep and lofty cliffs कहा गया है। तो पोएट कह रहे हैं मैं दोबारा देख सकता हूँ इन हाई माउंटेन्स को। that on a wild secluded scene impress। तो पोएट ने जब फर्स्ट विजिट किया था वो मेंटल पीस के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए टिंटन एबी विजिट किया था। तो यहाँ पर सेक्लूडेड का मतलब है एकांत, एकाकी होना। ठीक है, दैट ऑन ए वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस, यहाँ पर ये जो माहौल है ये इम्प्रेस करती है। यहाँ पर जो एकांत या फिर शांत माहौल है ये हर किसी को इम्प्रेस करती है। थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन, यहाँ पर आने से, यहाँ पर मोर डीप सेक्लूजन, और भी बहुत गहरी एकाकी महसूस होता है यहाँ पर आने से, मतलब यहाँ पर एक पीस मिलता है। पोएट ने जिस वजह से यहाँ पर विजिट किया था वो आज सक्सेस हुआ है। पोएट ने मेंटल पीस के लिए टिंटन एबी विजिट किया था, तो यहाँ पर आने से डीप सेक्लूजन मिलता है और सोचने को मजबूर करता है। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई, यहाँ पर ये जो माउंटेन क्लिप्स हैं, हाई माउंटेन क्लिप्स हैं,
इस शांत परिवेश को स्काई से कनेक्ट करती है। क्वाइट ऑफ द स्काई, आसमान भी शांत है और यहाँ पर ये जो वातावरण है, यहाँ पर इस टिंटन एवे में जो वातावरण है ये भी शांत है। तो इस शांत परिवेश को, शांत लैंडस्केप को यहाँ पर ये जो स्टीप माउंटेन क्लिप्स है, इस दोनों जगह को ये कनेक्ट करती है। ठीक है। द डे इज कम व्हेन आई अगेन रिपोज हियर अंडर दिस सिकेमोर एंड व्यू दिच प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, दिच ऑर्चार्ड टॉप्स। यहाँ पर रिपोज का मतलब टेक रेस्ट या फिर रेस्ट लेना, विश्राम लेना। तो पॉइंट बता रहे हैं द डे इज कम व्हेन आई अगेन रिपोज, वो दिन आ चुका है जब मैं फिर से विश्राम ले सकूंगा। क्योंकि पॉइंट ने किस वजह से यहाँ पर विजिट किया था, क्योंकि उन्हें मेंटल पीस चाहिए। वो फ्रांस एंड जो इंग्लैंड के बीच लड़ाई हो रहा था, उस वजह से पॉइंट बहुत ही अनस्टेबल फील कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आने से पॉइंट बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं और कह रहे हैं व्हेन आई अगेन रिपोज, मैं फिर से यहाँ पर विश्राम ले सकूंगा। हियर अंडर दिस डार्क सिकिमोर, डार्क सिकिमोर, सिकिमोर एक पेड़ है जो कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पाए जाते हैं। तो मैं इस सिकिमोर ट्री के नीचे विश्राम कर सकूंगा। एंड व्यू दिच प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, और मैं इस कॉटेज ग्राउंड का जो प्लॉट्स है इसे देख सकूंगा। दिच ऑर्चार्ड टॉप्स, ऑर्चार्ड टॉप्स का मतलब है यहाँ पर साइड में जो पेड़ पौधे हैं वो एक टॉप्स की तरह लग रहे हैं। टॉप्स का मतलब यहाँ पर है एक बॉन्च ऑफ फ्लावर, जहाँ पर जो बुके होता है, बुके में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे कलर के होते हैं और उनका जो बेस होता है वो एक जगह बंधा हुआ होता है। तो उस बुके को कहा गया है यहाँ पर टॉप्स। तो यहाँ पर जो इस कॉटेज ग्राउंड के साइड में जो पेड़ पौधे हैं वो एक टॉप्स की तरह लग रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स के भी ट्रीज हैं और बहुत सारे हर्ब्स के भी ट्रीज हैं। तो वो एक बुके की तरह लग रहे हैं। Which at this season with their unripe fruits are clad in one green hue and lodge themselves mid groups and copses। तो पोएट पहले क्या बताया था, जो कॉटेज ग्राउंड्स हैं उसके साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जिसे उन्होंने एक बुके के साथ कंपेयर किया था और जिसे टॉप्स बताया था। ठीक है। तो इस मौसम में वो जो पेड़ पौधे हैं उस ग्राउंड के साइड पर, पेड़ पौधे कैसे लग रहे हैं, विद देयर अनराइप फ्रूट्स, उन पेड़ पौधे पे अनराइप फ्रूट्स हैं, यानी फ्रूट्स हैं जो कि पके हुए नहीं हैं, अनराइप हैं। आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, क्लैड का मतलब ढक जाना। तो वो जो फ्रूट्स हैं वो पके हुए नहीं हैं, अनराइप हैं, तो वो कलर में ग्रीन है। क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, तो वहाँ पर जितने भी पेड़ हैं उन सभी पेड़ के कलर क्या है, ग्रीन है। तो उसे देखने से ऐसा लग रहा है कि वो जो फील्ड है वो ग्रीन कपड़ों से ढका हुआ है। क्लेड का मतलब ढक जाना, किसी के ऊपर ढक जाना। क्लेड इन वन ग्रीन ह्यू, ह्यू का मतलब ब्राइट कलर। तो उसे देखने से ऐसा लग रहा है वहाँ पर जितने सारे पेड़ पौधे हैं, वो जो कॉटेज ग्राउंड है, वो सबको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो सब ग्रीन कपड़े में ढके हुए हैं। एंड लूज दैम सेल्फ मिड ग्रुप्स एंड कॉप्स। ठीक है। एंड लूज दैम सेल्फ, वहाँ पर जितने भी सारे पेड़ हैं और जो फ्रूट्स हैं वो कहाँ पर छुप गए हैं, मिड ग्रुप्स। मिड ग्रुप्स का मतलब यहाँ पर जो है, जो ग्रुप्स का मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स के जो ट्रीज होते हैं। एंड कॉप्स का मतलब यहाँ पर है जो स्मॉल बूसेस होते हैं। तो छोटे छोटे झाड़ियों और छोटे छोटे पेड़ के ग्रुप्स के अंदर वो सारे फ्रूट्स एंड और भी जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं वो सब मिल गए हैं, वो सब छुप गए हैं। और उन सभी को देखने से ऐसा लग रहा है कि वो सब ग्रीन कपड़े में ढके हुए हैं, क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू। ठीक है। Once again I see these hedgerows, hardly hedgerows, little lines of sportive wood run wild, these pastoral farms, green to the very door, and wreath of smoke sent off in silence from among the trees। Once again I see, मैं फिर से देख सकता हूँ। these hedgerows, hedgerows का मतलब जो बाउंड्रीज पर जो कांटेदार छोटे छोटे पेड़ होते हैं उसे hedgerows कहा गया है, जिन्हें ज़्यादातर बाउंड्री के एरिया में लगाया जाता है। एक फील्ड का जो बाउंड्री होता है उस जगह पर जो कांटेदार पेड़ लगाए जाते हैं उसे hedgerows कहा गया है। Once again I see these hedgerows, hardly hedgerows, तो पोएट कह रहे हैं hardly hedgerows, तो वो ज़्यादातर कांटेदार नहीं हैं। लिटिल लाइन्स ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, उसके साथ साथ वहाँ पर वो जो hedgerows हैं ऐसा लगता है उन्हें देखकर कि वो ऐसे ही वहाँ पर बढ़ गए हैं। दिच पास्टोरल फार्म, ये जो पास्टोरल फार्म का मतलब जो विलेज के एरियाज होते हैं या फिर जिसे हम जंगली कह सकते हैं। दिच पास्टोरल फार्म ग्रीन टू द वेरी डोर, जिसे देखने से ऐसा लगता है कि ये चारों तरफ से ग्रीन है। ठीक है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि उसे देखने से
ऐसा लग रहा है कि वो ग्रीन कपड़ों से ढका हुआ है। तो इस पास्टोरल फार्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये चारों तरफ से ग्रीन है। एंड wreath of smoke sent off in silence from among the trees। तो यहाँ पर wreath of smoke का मतलब है, wreath का मतलब है एक कॉलम जैसे, ठीक है। तो इस मैदान के बीचों बीच या फिर ये जो पास्टोरल फार्म है इसके बीच, इन ग्रीन सीनरीज के बीच ऐसा लग रहा है wreath of smoke। wreath of smoke मतलब कहीं से धुआं उठ रहा है ऊपर। wreath का मतलब एक कॉलम के आकार से, ठीक है, एक कॉलम के आकार से यहाँ पर इसके बीच धुआं उठ रहा है। सेंट ऑफ इन द साइलेंस। तो यहाँ पर इतने साइलेंस होने के बावजूद भी यहाँ पर ये जो जंगल है, ये जो पास्टोरल फार्म है, कहीं पर ऐसे कॉलम के साइज से यहाँ पर धुआं ऊपर उठ रहा है। फ्रॉम अमंग दिस ट्रीज, इस पेड़ों के बीच कहीं पर धुआं ऊपर उठ रहा है। With some uncertain notice, as might seem of vagrant dwellers in the houseless woods, or of some hermit's cave, whereby his fire the hermit sits alone। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, हमने देखा था कि उस जंगल के बीचों बीच धुआं ऊपर उठ रहा है कॉलम जैसे साइज से। तो उसे पोएट बता रहे हैं विथ सम अनसर्टेन नोटिस। तो इस जंगल में जहाँ पर अकेले महसूस होता है वहाँ पर वो धुआं कैसे उठ सकता है, तो उसे सोचते हुए पोएट कह रहे हैं एज माइट सीम वैग्रेंट ड्वेलर्स। वैग्रेंट ड्वेलर्स का मतलब है जिप्सीज, जो कि एक ट्राइब माना जाता है, ठीक है। वैग्रेंट ड्वेलर्स का मतलब यहाँ पर है जिप्सी। तो शायद वहाँ पर जिप्सी लोग होंगे। जिप्सी का मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं वो लोग होंगे, और उस वजह से वहाँ पर वो धुआं ऊपर उठ रहा है। एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स इन द हाउसलेस वुड। तो इस वुड, इस जंगल में तो कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी हाउसलेस है, यहाँ तो कोई भी घर नहीं है। तो शायद वहाँ पर वैग्रेंट ड्वेलर्स होंगे, जिप्सी जिन्हें कहते हैं, शायद वहाँ पर वो जिप्सी होंगे। तो उस वजह से वहाँ पर वो धुआं उठ रहा है। या फिर और सम हार्मिट्स केव वेयर बाय हिच फायर्स द हार्मिट सिट अलोन। या फिर शायद ये हो सकता है कि उस जंगल के बीचों बीच एक हार्मिट का केव होगा। हार्मिट यानी एक साधु व्यक्ति। हार्मिट का मतलब होता है ए होली पर्सन, जिसे साधु कहते हैं। उस जंगल के बीचों बीच शायद एक गुफा होगा जहाँ पर एक साधु बाबा रहता होगा, और शायद उसने उस आग को जलाया होगा, और उस वजह से इस जंगल के बीचों बीच ये धुआं उठ रहा है। थ्रो ए लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी एज इज ए लैंडस्केप टू ए ब्लाइंड मैन्स आई, बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स एंड मिड द दिन of towns and cities, I have owed to them in hours of weariness, sensation sweet, felt in the blood and felt along the heart. Through a long absence have not been to me as is a landscape to a blind man's eye। तो यहाँ पर इस टिंटन एवे के जो माहौल था वो बहुत ही शानदार था। यहाँ पर जो लैंडस्केप था वो देखने लायक था। लेकिन यहाँ पर ये जो माहौल है, हालांकि मैं इसे बहुत दिनों से नहीं देखा हूँ, ये जो माहौल है उसे नहीं देखा हूँ, फिर भी ये मेरे दिमाग में है। कैसे मेरे दिमाग में है? एज इज ए लैंडस्केप टू ए ब्लाइंड मैन आए। जो एक अंधा आदमी जैसे किस चीज़ को अगर एक बार देख लेता है तो वो उसके दिमाग में रह जाता है। वो जिस चीज़ को महसूस कर लेता है वो हमेशा उसके दिमाग में हो जाता है। तो इस जगह को मैं महसूस कर चुका हूँ, इस जगह को मैं अच्छी तरह से देख चुका हूँ, तो इसीलिए ये जो जगह है ये मेरे दिमाग के अंदर छप गया है। तो यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं, जब मैं अपने रूम में अकेला होता था, शहर के बीचों बीच, टाउन्स एंड सिटी के बीचों बीच, जब मैं अपने कमरे में अकेला होता था, लोनली इन द रूम एंड मिड द डीन। डीन का मतलब यहाँ पर है अनप्लीजेंट साउंड के अंदर, मिड द डीन यानी अनप्लीजेंट साउंड के बीचों बीच। तो जब मैं शहर में अपने क्वार्टर में अकेला होता था, अपने रूम के अंदर, जहाँ पर बाहर चारों तरफ अनप्लीजेंट साउंड होते थे, तो उसके बीच जब होता था तो मैं इन लैंडस्केप को उधार लेता था। तो मन को शांत करने के लिए मैं ये जो लैंडस्केप है उसे उधार लेता था। कौन से लैंडस्केप? इस टिंटन एवे के जगह पर जो खूबसूरत नज़ारे होते हैं उन नज़ारे को मैं उधार लेके यहाँ पर लाया था, जो मेरे मन को शांति प्रदान करते थे। आई हैव ओड टू देम, मैं उन सब दृश्य को मैं उधार लेके आया था उस जगह से। इन आवर ऑफ वेरीनेस, तो जब भी मुझे थकान महसूस होती थी तब मैं उन उधार लाए हुए दृश्य को याद करता था। सेंसेशन स्वीट, तो वो मुझे बहुत स्वीट मेमोरी देते थे और बहुत ही अच्छा महसूस होता था। फेल्ट इन द ब्लड, तो मैं उन दृश्य को याद करते ही वो मेरे खून में आ जाते थे, तो मुझे अच्छा महसूस होता था।
एंड फेल्ट अमॉन्ग द हार्ट। तो मेरे हृदय के अंदर आ जाते थे उस शांति, वहाँ पर जो वातावरण था, वहाँ पर जो माहौल था, वहाँ पर जो अकेलापन मुझे महसूस होता था, वहाँ पर जो शांति था उस जगह पर, तो उन दृश्य को याद करते ही वो यहाँ पर भी मुझे महसूस होने लगता था। तो पोएट यहाँ पर बता रहे हैं नेचर का जो वो खूबसूरत नज़ारे थे, वो इस शहर के बीचों बीच भी उन्हें वो शांति प्रदान करते थे, जो कि वो एक बार देखा था उस टिंटन एवे के उस नज़ारे को। तो वो शहर के बीचों बीच इस प्रदूषण भरे शहर में, इस जहाँ पर बहुत सारे शोर शराबा होते हैं, उसके बीच भी पोएट उस जगह को महसूस कर सकते थे। And passing even into my purer mind with tranquil restoration, feelings too of unremembered pleasure, such perhaps as have no slight or trivial influence on that best portion of a good man's life, his little, nameless, unremembered acts of kindness and of love. And passing even into my purer mind, तो ये जो चीज़ें हैं, जब मैं उन दृश्य को याद करता था, वो मेरे शांत दिमाग जो प्योरर माइंड है उसके अंदर बह जाते थे विथ ट्रैंक्विल रिस्टोरेशन। और उसके साथ साथ ट्रैंक्विल का मतलब शांत, शांत होके वो जो दृश्य है वो मेरे अंदर रिस्टोर हो जाते थे। जब मैं अकेले शहर के बीचों बीच शोर शराबे के अंदर जब मैं अकेले रहता था और मैं उन दृश्य को याद करता था, उन टिंटन एबी के उस दृश्य को याद करता था, तो वो मेरे दिमाग के शांत दिमाग के अंदर वो बह जाते थे और वो उस नज़ारे को दोबारा रिस्टोर कर देते थे। उन मेमोरीज को वो रिस्टोर कर देते थे बहुत ही शांत तरीके से विथ ट्रैंक्विल रिस्टोरेशन। ट्रैंक्विल रिस्टोरेशन का मतलब शांत तरीके से उन दृश्य को दोबारा रिस्टोर कर देना, फिर से जगा देना। फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस। तो उसके साथ साथ मेरे अंदर क्या होते थे, अनरिमेंबर्ड प्लेजर आ जाते थे। मेरे अंदर बहुत सारे प्लेजर आ जाते थे जो मेरे हर रोज़ के काम में दिखाई देते थे। यहाँ पर स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस का मतलब है जो रोज़ का छोटा छोटा ऑर्डिनरी काम होता है, ठीक है। तो पॉइंट ने यहाँ पर बताया है एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस ऑन द बेस्ट पर्सन ऑफ ए गुड मैन्स लाइफ, हिज लिटिल, नेमलेस, अनरिमेंबर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड लव। यहाँ पर पॉइंट उस टिंटन एवी को रिविजिट कर रहे हैं, तो अपने आप में वो बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं और एक नए खुद को वो डिस्कवर कर रहे हैं, जो कि हर एक छोटे छोटे काम को काइंडनेस एंड लव के साथ साथ करता है, ठीक है। यहाँ पर जो स्लाइड और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस का मतलब है हमारे जो रोज़ ज़िंदगी में जो डेली लाइफ में छोटे छोटे काम हैं उसे बहुत ही आदर से और प्यार से करना, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट बता रहे हैं उस टिंटन एवी को रिविजिट करने से उनको क्या फ़ायदा मिला है। उनके अंदर एक नया मोरल इम्पैक्ट पड़ा है उस नेचर का। वहाँ पर जो माहौल, नेचर में जो माहौल था वो उन पर इतना गहरा प्रभाव पकाया है कि वो डेली लाइफ में जो काम है, डेली लाइफ का जो एक्ट है, जिसे उन्होंने बताया हिज लिटिल, नेमलेस, अनरिमेंबर एक्ट, जिसे हम काम करके भूल जाते हैं, उन कामों को भी वो बहुत ही प्यार से एंड काइंडनेस के साथ कर रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और ये जो पोएम है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस पोएम का जो मेन थीम था वो ये था कि हमें नेचर से बहुत कुछ सीखना है। नेचर इज़ द प्राइमरी टीचर। तो ये जो लाइन है ये इसका मेन थीम है। तो नेचर हमें शांति प्रदान करता है, नेचर से हमें ही बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि आजकल जो माहौल है चारों तरफ शोर शराबा है। तो पोएट जैसे एक नेचर का जो ब्यूटीफुल सीन है उसे देखकर उनका मन जैसे शांत हो गया और रोज़ का जो काम है उसके अंदर वो प्यार से करने लगे। तो इस चीज़ को हमें नेचर से सीखना चाहिए, क्योंकि नेचर के अंदर भी बहुत सारे वायलेंस होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, माहौल बहुत शांत हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ये सब हमें नेचर से सीखना चाहिए। तो यही इस पोएम का मेन थीम है। तो आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।